हेलो बेटा। हम लोग बात कर लिए थे अमलगमेशन के पहले लेक्चर में। तो आज हम लोग बात करेंगे अपने अमलगमेशन के सेकेंड लेक्चर में। ठीक है, तो आओ हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात कर लिया था अमलगमेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। जिन बच्चों को ये बात समझा दी गई थी वो लोग क्या करें, वहां से अपने लेक्चर को स्टार्ट करें। ठीक है, अब ध्यान रखो, उसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा था नोट, है ना। तो नोट मैंने 5-6 आपको पढ़ा दिए थे। तो हम लोग बात कर रहे थे इंट्रिंसिक वैल्यू पर। तो अभी हम लोग बात करेंगे अपना फिलहाल इंट्रिंसिक वैल्यू के टॉपिक पर। इस बात को ध्यान रखोगे। नोट नंबर 7 पर आ जाएंगे, हाउ टू कंप्यूट इंट्रिंसिक वैल्यू। तो हम लोग देखेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू का कैलकुलेशन कैसे करना है हम लोग को। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इंट्रिंसिक वैल्यू को आप कैसे कैलकुलेट करोगे। आ जाओ देखते हैं हम लोग। देखो, जितनी भी एसेट्स है ना, उनकी बुक वैल्यू जो है उस वैल्यू को आप उठा के कर लोगे। ठीक है, ध्यान रखना। फिर इसमें से आप माइनस कर दोगे सन्ड्री लाइबिलिटीज पेबल एट बुक वैल्यू, है ना। बुक वैल्यू पर देखोगे जो भी लाइबिलिटीज है इसमें से जितना पेमेंट करना है लाइबिलिटीज का आप वो माइनस कर दोगे। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, बुक वैल्यू पर जितना उसका पेमेंट कर रहे हो वो माइनस कर दोगे। जो बैलेंस बन जाएगा बच जाएगा वो किसके लिए बचेगा, इक्विटी शेयर होल्डरों के लिए। ठीक है, इसको आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, है ना। तो जब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दोगे तो जो वैल्यू बच जाएगी वही क्या है, आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी। वही बात आपको ध्यान रखनी। तो यहाँ पर देखोगे कैलकुलेशन कैसे करना है। पर टोटल एसेट्स को जितने में आप रियलाइज कर रहे होगे आप उन सबको बुक वैल्यू पर लिख लोगे यहाँ पर। उसमें से लाइबिलिटीज माइनस कर दोगे, उसमें से आप माइनस कर देंगे प्रेफरेंस शेयर का जितना पेमेंट करना है। जो वैल्यू बच जाएगी ध्यान रखोगे, में से आप प्रेफरेंस शेयर को जितना पेमेंट करें माइनस कर दोगे। जो वैल्यू बच जाएगी किसके लिए होगी, इक्विटी शेयर होल्डर की। फिर इसको आप डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, तो जो वैल्यू आ जाएगी वही क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू। अब हमारा सवाल ये उठता है कि इंट्रिंसिक वैल्यू होती क्या है। तो सबसे पहले आप ये भी जानोगे, अगला नोट डालें, नोट नंबर 8, इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है। इंट्रिंसिक वैल्यू इज द वैल्यू, है ना, एक ऐसी वैल्यू है एक्सपेक्टेड रिफंड पर शेयर इफ कंपनी इज हाइपोथेटिकली लिक्विडेटेड। ठीक है, तो ध्यान रखोगे, कहने का मतलब हिंदी में पढ़ेंगे इसको। यदि एक कंपनी को झूठ मूठ में बंद कर दिया जाए, है ना, तो ध्यान रखोगे प्रत्येक इक्विटी शेयर होल्डरों को कितने रुपए रिफंड के रूप में मिलेंगे, इसी को आप बोलते हो इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक, तो सभी बच्चे ध्यान रखोगे इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या है। अगर किसी कंपनी का अमलगमेशन हो जाए तो उसके इक्विटी शेयर होल्डरों को कितना पैसा रिफंड के रूप में मिलेगा, इसी वैल्यू को कैलकुलेट करने के मेथड को आपने नाम दिया इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब वो वैल्यू जो पर इक्विटी शेयर पेबल होगी अगर कंपनी को हाइपोथेटिकल क्लोज किया जाए। अगला देखेंगे नोट, व्हाइल कैलकुलेटिंग इंट्रिंसिक वैल्यू, है ना, of the company following are not included the value of asset। जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे एसेट्स का, आप एक चीज और ध्यान रखोगे, इन सभी चीजों को इनमें एसेट्स की वैल्यू में इंक्लूड नहीं करोगे। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, पहला क्या दिया है इसमें देखोगे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना। फिर दूसरा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, फिक्सिशियस एसेट्स। ये तीन चीजों को ध्यान रखोगे, जब भी आप एसेट्स का कैलकुलेशन करोगे इसमें इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। देखो, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, फिक्सियस एसेट्स, ये सब क्या है, ये एक बैलेंस शीट में कबाड़ की जो वैल्यू होती है उनको आप इन सब का नाम दे दियो। ठीक है, तो जब भी आप कैलकुलेशन करोगे एसेट्स का तो कबाड़ का उसमें कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए कबाड़ को आप उसमें इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, इसीलिए नोट में लिखा है कि जब भी आप एसेट्स का वैल्यूएशन करोगे या इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेट करोगे, जब भी एसेट्स का इंक्लूजन करोगे सभी को आप छोड़, बात को आप ध्यान रखेंगे। आगे आ जाइए, अगले नोट में देखेंगे, नोट नंबर 10, फॉलोइंग एसेट्स आर इंक्लूडेड
while calculating the intrinsic value। देखोगे इन सभी एसेट्स को आप कैलकुलेट करते समय इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड कर दोगे। देखोगे जरा ये कौन कौन सी एसेट्स हैं। इसमें पहला आ गया आपका गुडविल, दूसरा आ गया पेटेंट कॉपीराइट, फिर तीसरा आ गया इंटेंजिबल। ठीक है, इन तीनों को आपको ध्यान में रखना है। इन तीनों को जब आप कैलकुलेट करोगे, एसेट्स का वैल्यूएशन करोगे, तो उनको इसमें इंक्लूड कर लोगे। वैल्यूएशन किसका करेंगे या कैलकुलेशन किसका करेंगे आप? इंट्रिंसिक वैल्यू का। 11th में आ जाएंगे, ऑलवेज कंसीडर वैल्यू ऑफ द एसेट्स लाइबिलिटीज एंड प्रीफरेंस शेयर कैपिटल एज गिविंग इन क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान रखोगे सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमेशा कंसीडर करोगे आप नई वैल्यू को जो कहाँ दी है, जो किसी एसेट्स की दी गई है, ध्यान रखोगे, या किसी लाइबिलिटी की दी गई है, या प्रीफरेंस शेयर कैपिटल की दी। ठीक है, तो यहां तक आपको ध्यान में रखना है इन सभी बातों को। आगे देखो नोट नंबर 12 लिखोगे, कैलकुलेशन ऑफ कैश पर शेयर। ठीक, मेनली आप ध्यान रखोगे जो आपको इंट्रिंसिक वैल्यू का लफड़ा पाला रहेगा वो कैलकुलेशन ऑफ कैश पर रहेगा। जरा ध्यान दो, इफ क्वेश्चंस रिक्वायर्ड, अगर क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है कैश पर शेयर कैलकुलेट करने का मेथड क्या है, स्टेप्स ये सभी अप्लाई होंगे, जरा ध्यान रखो। ठीक है, देखोगे स्टेप नंबर 1 की जब हम बात करेंगे, स्टेप नंबर 1 में कैलकुलेशन ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ओल्ड एंड न्यू कंपनी। फिर स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ कैश पर शेयर एज फॉलोज। ठीक है, ध्यान रखेंगे हम लोग कैसे निकालेंगे। देखो सीपीएस का मतलब क्या है, कैश पर शेयर, है ना। यहां देखोगे नंबर ऑफ शेयर सरेंडर्ड इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी, फिर माइनस नंबर ऑफ शेयर ऑब्टेन, यहां पर देखो सरेंडर कर रहा है, इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर सरेंडर। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखोगे, कैश पर शेयर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कितने शेयर सरेंडर किए इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी, फिर माइनस नंबर ऑफ शेयर ऑब्टेन, जितना शेयर पाया है, इनटू इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी, ध्यान रखोगे, और डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ शेयर सरेंडर से। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर सरेंडर ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखोगे यहां पर जो वैल्यू आ रही है उसी वैल्यू का नाम है कैश पर शेयर। ठीक है, अब देखोगे उसके बाद नोट एक है आपकी, लिखा है कैश पर शेयर विल बी इग्नोर इफ इट इज निगेटिव। अगर ये वैल्यू निगेटिव में आ रही है, ध्यान रखोगे आप क्या कर दोगे, इसको इग्नोर कर दोगे। ठीक है, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम हो आप बता सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, हमने आपको नोट में क्या क्या पढ़ाया, जरा एक बार मैं इस पर फोकस कर रहा हूँ। पहला मैंने पढ़ाया रेशियो ऑफ एक्सचेंज ऑफ शेयर ऑल्सो कॉल्ड एज सेप रेशियो। ठीक है, और एक्सचेंज रेशियो, जिस रेशियो में आप पीसी का पेमेंट करते हो, है ना, उसको आप स्वैप रेशियो एक्सचेंज रेशियो के नाम से जानते हैं। फिर वेनेवर देयर आर फ्रैक्शन, अगर आंसर आपका कैसे आ रहा था फ्रैक्शन में, है ना, सीएस इज टू इशू कैलकुलेशन ऑफ, है ना, पीसी परचेज कंसिडरेशन, सच फ्रैक्शन शुड नॉट बी राउंडिंग ऑफ, है ना, इंस्टीड फ्रैक्शन अमाउंट सेटल्ड इन कैश। देखो कि जब भी आप पेमेंट का सेटलमेंट कर रहे हो और वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही, फ्रैक्शन को आप राउंड अप नहीं करोगे, राउंड अप करने के बजाय क्या करेंगे आप, इसका सेटलमेंट कैश में करोगे। फिर परचेज कंसिडरेशन का मतलब मैंने आपको पढ़ाया था स्वैप रेशियो, है ना, जिसमें जितना दे रहे हो, 5 के बदले में 2, 3 के बदले में 4, जो भी होगा, इनटू नंबर ऑफ शेयर ऑफ ओल्ड कंपनी, फिर उसका आप मल्टीप्लाई कर रहे हो टू प्राइस और इंट्री वैल्यू ऑफ कंपनी, बात को आपको ध्यान देना है। फिर मैंने आपको नोट नंबर 4 बता दिया, इफ स्वैप रेशियो इज मिसिंग, ठीक है, इन द क्वेश्चन, देन डीम्ड स्वैप रेशियो कैलकुलेटेड, है ना। कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी को डिवाइड कर देंगे वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी से, इस बात को आपको ध्यान। ठीक है, फिर वैल्यू ऑफ ओल्ड एंड न्यू कंपनी का मतलब क्या है, वैल्यू गिवन इन द क्वेश्चन अदर, ठीक है, अदर देन पार वैल्यू, जो वैल्यू पार वैल्यू के अलावा दी होती है उसी को आप क्या बोलते हो, नई वैल्यू,
मार्केट वैल्यू, ये इंट्रिंसिक वैल्यू की कहानी अभी मैंने आपको समझाई। फिर अगले में देखोगे फॉर न्यूली फॉर्म कंपनी जनरली पार वैल्यू इट्स मार्केट वैल्यू, बात को आप ध्यान, है ना। यहाँ तक सभी बातों को आप देखोगे एकदम क्लियर, है ना। और एक भी नोट को आपको मिस नहीं करना है, ठीक है। सभी नोट के माध्यम से ही क्वेश्चन को लगाना है, सभी बच्चे प्रॉपर इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। जिनको कोई प्रॉब्लम है बच्चे क्या करें, आराम से वीडियो पॉज करो, फिर आराम से रिकॉर्ड करो, फिर आप आगे बढ़ो, ठीक है। ये आगे मैं बढ़ता हूँ। फिर हेडिंग डालो आप एग्जाम्पल, सभी बच्चे लिखें। एग्जाम्पल 3 मैंने अभी तक कराए हैं, चौथा एग्जाम्पल मैं कराने जा रहा हूँ। सभी बच्चे लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर 4, ए लिमिटेड टू ओवर बी लिमिटेड एंड एग्री टू इशू नेसेसरी शेयर, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ ओल्ड कंपनी कितने हैं, 10,000। वैल्यू ऑफ शेयर्स 50 रुपीज। वैल्यू ऑफ शेयर न्यू कंपनी कितना, 20। कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन, ठीक है। तो यहां ध्यान रखोगे सोल्यूशन, देखोगे जब कैलकुलेशन करोगे आप परचेज कंसिडरेशन का, एक चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन आराम से नोट कर लें। अगर आप क्वेश्चन नोट करे रहोगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जो बच्चा जितना लिखेगा आपका रिजल्ट उतना ही ज्यादा इनहेंस करेगा। जैसे आजकल नए बच्चों के अंदर क्या है, क्वालिटी आ गई है, वो बस वीडियो देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर रखेंगे, है ना। बाद में वो कहते हैं कि मेरे पेपर में बहुत कम नंबर आया, तो उसका मेन रीजन क्या है, आप करना लिखना, ठीक है। आइए हम लोग बात करें पेमेंट किसको करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर। पेमेंट किस में करेंगे, इक्विटी शेयर में करेंगे। वर्किंग क्या है इसकी जरा चेक करें, चेक करो आपके पास शेयर कितने हैं, 10,000। 50 रुपए वाले आपको मिल रहा है कितना, रुपए वाला शेयर, ठीक है। ध्यान रखोगे यहां पर क्या था, वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 लाख रुपए, है ना। नंबर ऑफ शेयर कितने आपके पास, 10,000, ठीक है। ओल्ड कंपनी, यहाँ पर स्वैप रेशियो दिया नहीं था, हमने क्या किया जरा देखोगे यहाँ पर, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। वैल्यू ऑफ ओल्ड कंपनी, ठीक है। ओल्ड कंपनी की वैल्यू कितनी है, कंपनी की वैल्यू कितनी है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो नई वैल्यू। यहाँ पर पीसी का अमाउंट कितना आ गया हमारा, 5 लाख रुपए आ गया, इस बात को आप ध्यान रखोगे, ठीक है। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का बिजनेस टेक ओवर कर लिया, अब उसको पता करना कितने का शेयर वो इशू करे, है ना। तो यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट हो रहा है, यहाँ पेमेंट मेथड यूज हो रहा है, एसेट मेथड आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि एसेट की वैल्यू पता नहीं। तो वर्किंग में जब बात करोगे आप, 10,000 शेयर हैं, ओल्ड कंपनी की वैल्यू अपॉन न्यू कंपनी की वैल्यू इनटू नंबर, सॉरी, वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी। तो जो अमाउंट आ गया कितने का, इसको शेयर इशू करना पड़ेगा। तो ध्यान रखोगे आप 5 लाख रुपए शेयर इशू करने पड़ेंगे, इस बात को आपको ध्यान, ठीक है। आ जाते हैं फिर हम लोग आगे, यहां तक में किसी बच्चे को कोई डाउट हो वो क्लियर कर सकता है। इसके बाद हम लोग आगे आ रहे हैं, सभी बच्चे हेडिंग डालें, अकाउंटिंग ऑफ आर ट्रांसफरी कंपनी। यहाँ से बार बार थ्योरी के भी क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे जितने आपके बीकॉम के बच्चे हैं और ग्रुप के बच्चे हैं, इस लेक्चर को एकदम कायदे से डिक्टेट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक पहले आप नोट कर लो, इसके बाद हम लोग बात करते हैं। चलो फिर स्टार्ट कर रहा हूं मैं, देखो। अकाउंटिंग ऑफ न्यू कंपनी डिपेंड्स ऑन द मेथड ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। देखोगे एक बात आप लोग क्या ध्यान देंगे, जो नई कंपनी की अकाउंटिंग है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है मेथड ऑफ एक्विजिशन। इफ न्यू कंपनी टेक ओवर ओल्ड कंपनी, नेचर ऑफ परचेजेस, अकाउंटिंग इज डन बाय परचेज मेथड, ठीक है। देखोगे अगर नई कंपनी टेक ओवर करी ओल्ड कंपनी को, परचेज
है ना, या परचेज करी या नेचर ऑफ परचेज है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको कैसे करना पड़ेगा, परचेज। फिर इफ न्यू कंपनी टेकन ओवर ओल्ड कंपनी, नेचर ऑफ मर्जर, अकाउंटिंग इज डन बाय पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो पहले सभी बच्चे इतना नोट कर लें, देखोगे यहाँ पर अकाउंटिंग जो ट्रीटमेंट आपका होना है वो दो तरह से होना है, ठीक है ना। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हमारा यहाँ होना है वो दो तरह से होना है, एक या तो परचेज मेथड से या पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, ठीक है। तो देखोगे जिस अगर परचेज मेथड से है तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज होगा, अदरवाइज क्या करोगे आप, परचेज मेथड को पहले फटाफट हम लोग यहाँ तक नोट कर लें, इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। सभी बच्चे यहाँ नोट करें, जो बच्चे ना नोट कर रहे हैं वो जरूर से। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ें फिर हम लोग। तो देखोगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अमलगमेशन में दो तरह से, पहला मेथड क्या है आपका, परचेज मेथड, दूसरा है मर्जर, ठीक है। तो देखोगे हमने आपको ये तो पढ़ाया नहीं, अभी आप सब सोच रहे होंगे ना कि ये तो सर ने पढ़ाया नहीं है। देखो अब मैं आपको ये बताने चला हूं, ठीक है। चलिए तो सभी लोग नोटिंग करेंगे फटाफट। देखोगे ऑफ इफ ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाई, अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो हम ये मान लेंगे कि मेथड कौन सा है, मर्जर है। अदरवाइज क्या होगा, ये हमारा कौन सा मेथड माना जाएगा, ये हमारा मेथड माना जाएगा परची सॉरी हाँ परचेज माना जाएगा, ठीक है। तो देखोगे पहला क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स holding at least 90% of equity shares agree to become equity shareholder of new company। फिर पहले लिख लो, फिर मैं सबको समझा रहा हूं। ठीक है, तो पांच बातें ध्यान रखेंगे, पांच बातें हैं, ठीक है। देखो पहला क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स होल्डिंग एट लीस्ट 90% ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एग्री टू बिकम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ न्यू कंपनी। तो ध्यान रखो कि जो पुरानी कंपनी के शेयर होल्डर हैं उसमें से कम 90% जो शेयर होल्डर हैं वो नई कंपनी के शेयर होल्डर बन जाएं, पहली शर्त हमारी। दूसरी शर्त क्या है, सच शेयर होल्डर शुड बी पेड पीसी ओनली इन इक्विटी शेयर, ठीक है, एंड कैश टू सेटल फ्रैक्शन। फिर दूसरी बात क्या है, परचेज कंसिडरेशन का जो पेमेंट हो रहा है वो कैश में नहीं होगा, वो कैसे होगा, वो इक्विटी शेयर के द्वारा किया जाएगा, लेकिन जहां पर बात फ्रैक्शन की होगी वहां पर सेटलमेंट कैश के फॉर्म में होगा। फिर तीसरा देखोगे, एसेट्स एंड लायबिलिटी, ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटी शुड बी टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी। जितनी भी एसेट्स एंड लायबिलिटी है पुरानी कंपनी की वो किसकी हो जाएगी, वो नई कंपनी की हो जाएगी। किस पर हो जाएंगी, अपने बुक वैल्यू पर। तो पहली बात क्या है, एसेट लायबिलिटी जो पुरानी वाली हो किसकी हो जाए, नई कंपनी की। चौथा क्या है, ऐसी एसेट्स लायबिलिटी जो टेक ओवर होंगी किस वैल्यू पर होंगी, बुक वैल्यू पर। न्यू कंपनी शुड कैरी ऑन सेम नेचर ऑफ ओल्ड बिजनेस ऑफ ओल्ड कंपनी, ठीक है। तो पांच बातें हैं, आप इसको ध्यान रखोगे, अगर ये फुलफिल हो रहा है तो आप जान जाओगे कि मर्जर मेथड है, अदरवाइज क्या होगा, परचेज मेथड होगा। कंडीशन नंबर एक क्या है, पुरानी कंपनी के 90% इक्विटी शेयर होल्डर 90 कंपनी के इक्विटी सॉरी नई कंपनी के 90% में से चले जाएं। दूसरा क्या है,
जो पीसी का पेमेंट होगा वो कैसे होगा, इक्विटी शेयर में, बट फ्रैक्शन की बात को आप कैश में सेटल करोगे। फिर जितनी भी एसेट्स लाइबिलिटी हैं पुरानी कंपनी को, सब नई कंपनी की। फिर अगली बात क्या है, जो एसेट लाइबिलिटी आप टेक ओवर करोगे किस वैल्यू पर करोगे, उसकी बुक वैल्यू पर करोगे। और लास्ट क्या है, नई कंपनी का जो बिजनेस का नेचर होगा वो सेम होगा। इस बात को आपको, अगर इसको आप फुलफिल कर दिए 5 कंडीशन को, तो क्या हो जाएगा बताओ भाई, मर्जर मेथड हो जाएगा। आज हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर द मेथड ऑफ परचेज। सब लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नोट करें। पढ़ लोग एक बार, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर मेथड ऑफ परचेज। पहला है, नई कंपनी में क्या एंट्रीज पास हो रही, ऑन बिजनेस परचेज। अगर आप बिजनेस परचेज कर रहे होगे तो एंट्री क्या पास करोगे बताओ भाई। लिखोगे बिजनेस परचेज, अकाउंट डेबिटेड, लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी, है ना। नरेशन क्या बनेगा आपका, बीइंग बिजनेस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है आप बता सकते। ठीक है, तो देखेंगे पहला क्या है, आपने बिजनेस परचेज की एंट्री पास कर दी। एंट्री क्या हुई, बिजनेस परचेज। तो क्या हो गया, बिजनेस परचेज है, परचेज मेथड है, तो बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। जब कंपनी खत्म होती है तो लिक्विडेटर अपॉइंट होता है ना। इसलिए क्या लिखा गया, टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। यहां तक कोई प्रॉब्लम बता सकते हो। फिर आगे देखोगे, अब एसेट्स लाइबिलिटी को टेक ओवर करा है तो सभी एसेट्स डेबिट हो जाएंगी, है ना। किस वैल्यू पर, अग्रीड वैल्यू। एग्रीड वैल्यू नहीं दी है तो मार्केट वैल्यू। ठीक है, फिर देखोगे सन्ड्री लाइबिलिटीज, सभी एसेट को डेबिट किया गया, लाइबिलिटीज को क्रेडिट किया गया टू बिजनेस परचेज। तो देखोगे एक बार बिजनेस परचेज डेबिट हुआ है, ठीक है, ध्यान देंगे सभी लोग। यहां पर एक बार बिजनेस परचेज क्या है, डेबिट है कि नहीं है। फिर यहां पर बिजनेस परचेज को क्रेडिट कर दिया गया, इसका मतलब अकाउंट ऑटोमेटिक क्लोज किया जा रहा है। फिर एक नोट लिखा गया है, सभी लोग ध्यान देंगे पर। नोट जो है आपका लिखा गया है, इफ देयर इज एनी डिफरेंस, है ना, ध्यान रखोगे। एंट्री इज कॉल्ड बिल इफ डेबिट बैलेंस, है ना, एनी, एंड कैपिटल रिजर्व इफ क्रेडिट बैलेंस। इसी को आपको समझना है। ठीक है, ध्यान रखो, मान लो डेबिट में 50,000 आ रहा है, 5,000 की लाइबिलिटी थी, 40,000 का परचेज था। अभी देखो यहाँ 5,000 कम पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, तो ये 5,000 कहाँ डाल देंगे आप, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि आपको कम कहाँ पड़ रहा है, कैपिटल रिजर्व, ट्रेड बैलेंस में कम पड़ रहा है। ठीक है, पर ध्यान रखो अगर यहाँ 45,000 है, यहाँ 45 और यहाँ 5, 50 हो गया, ऊपर कम पड़ा, ऊपर के लिए क्या कर दोगे, डेबिट बैलेंस है वो, के जगह पर क्या कर देंगे आप, गुडविल लिख देंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला बिजनेस परचेज किए, फिर एसेट लाइबिलिटी को आपने परचेज कर, फिर ध्यान रखोगे सब लोग। के बाद हम लोग बात करेंगे तीसरे में, ऑन पेमेंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। अब आप परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कर रहे हो, तो परचेज कंसिडरेशन के लिए क्या करोगे, एक बार लिक्विडेटर, देखो पहली एंट्री में क्या था, क्रेडिट था, अब उसको उठा के डेबिट कर दिए। एंट्री समझने का देखें, इससे आसान कोई तरीका नहीं रहेगा आपके पास, है ना। लिक्विडेटर आप ओल्ड कंपनी को डेबिट कर दिए, टू पेमेंट किस में कर रहे हैं आप, इक्विटी शेयर कैपिटल में, फिर कैश या बैंक में, टू प्रिफरेंस शेयर कैपिटल में, या टू सिक्योरिटी प्रीमियम में। किसी भी तरह से आप पेमेंट करेंगे, नरेशन बनाओगे परचेज। यहां तक अगर कोई समस्या है, ध्यान रखोगे आप लोग, आप हमसे फटाफट कंसल्ट कर। यहां तक सभी बच्चे नोट कर लें एक बार, फिर आगे की बात हम लोग करें। अब ऑन कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रा आइटम, कुछ कॉन्ट्रा आइटम को क्या किया जा रहा है, कैंसिल किया। कॉन्ट्रा आइटम मतलब क्या हो गया, सेम हो गया डेटर और क्रेडिटर, है ना। एक से आपको पैसा लेना 10,000,
है ना। डेटर से आपको 10,000 लेने हैं, क्रेडिटर को 10,000 देने हैं, तो दोनों को क्या करो, आपस में सेटल कर दो। बिल्स पेबल के 20,000 है, बिल्स रिसीवेबल के 20,000 है, क्या करो, आपस में सेटल करो। तो ध्यान रखो कि इस तरह के आइटम को आप क्या नाम देते हो, इस तरह के आइटम को नाम देते हैं आप कॉन्ट्रा आइटम। तो देखेंगे यहाँ पर, तो क्या एंट्री पास किया मैंने, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। यहाँ पर देखोगे बीइंग कॉन्ट्रा कैंसिल, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रा आइटम थे उनको कैंसिल कर दिया गया है। लास्ट में लिख लो, पांचवा एंट्री है आपका ऑन पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का पेमेंट करोगे, ध्यान रखोगे अगर लाइबिलिटीज का पेमेंट होगा तो सन्डी लाइबिलिटीज को डेबिट कर देंगे। पेमेंट के समय आपको पता है कैसे बैंक को आप क्रेडिट कर ही देते हो, फिर बदले में अगर कोई नई लाइबिलिटी से एक्सचेंज कर रहे हो तो उसको भी आप क्रेडिट कर दोगे, नरेशन बना दोगे, बी लाइबिलिटीज आर, ठीक है। मान लो लाइबिलिटीज 5 लाख की थी, आपने 3 लाख का कैश दे दिया, नया डिबेंचर इशू कर दिया है, तो न्यू लाइबिलिटी कितने की होगी, 2 लाख की, ठीक है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान रखना है। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, फिर आ जाएंगे हम लोग एंट्री नंबर 6 पर। चले भाई सब लोग लिखे एंट्री नंबर 6 ऑन पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंस। कंपनी को लिक्विडेट करने के कुछ खर्चे किए जाते हैं, उन खर्चों की क्या एंट्री पास की जाएगी, इस बात को मैं, तो खर्चा हमेशा डेबिट होता है, तो गुडविल डेबिट बैलेंस शो कर रहा है, तो खर्चे की जगह हमने क्या लिख दिया है, बिल अकाउंट डेबिट टू, यहां पर देखोगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड, यहां पर खर्चों का पेमेंट कर दिया गया है, बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक बार सभी बच्चे देख लें फिर से एंट्री को, हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पर कर रहे हैं, ठीक है ना। कौन सा मेथड है, परचेज है। सबसे पहले क्या है, जब बिजनेस परचेज की एंट्री क्या पास हुई, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड टू लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी। हमने बताया लिक्विडेटर ऑफ ओल्ड कंपनी क्यों लिख रहे हो, क्योंकि जब भी आप नई कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट करोगे पुरानी कंपनी को क्या करेंगे, आप खत्म करेंगे, है ना। तो खत्म करने के लिए लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट हो, ठीक है। यहाँ लिखो बीइंग बिजनेस परचेज। फिर एसेट लाइबिलिटी को एक्वायर कर रहे हो आप, जब एसेट को परचेज करोगे डेबिट बैलेंस है, एसेट डेबिट हो जाएगी, लाइबिलिटीज क्रेडिट हो जाएंगी, है ना, टू बिजनेस परचेज। अब डिफरेंस चेक करो, अगर नीचे क्रेडिट साइड ज्यादा है, ठीक है, यहां पर चाहो अगर आप तो लिख सकते हो डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट, डेबिट ज्यादा है क्रेडिट कम है, क्या आएगा आंसर आपका, कैपिटल रिजर्व। फिर डेबिट इज लोअर देन क्रेडिट साइड, तो क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, यही बात नीचे नोट में लिखी गई है। फिर आप परचेज कंसिडरेशन का पेमेंट कर रहे हो, तो लिक्विडेटर एक बार ऊपर देखो, पहली एंट्री में क्या था, बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, फिर क्या एंट्री पास किया आप, एंट्री क्या हुई, एसेट लाइबिलिटी को टेक ओवर कर लिए, इससे मतलब नहीं। फिर देखो यहाँ पर बिजनेस परचेज डेबिट था, यहाँ पर क्रेडिट हो गया, फिर लिक्विडेटर को खत्म करना है, तो लिक्विडेटर को उठा डेबिट किए, पेमेंट पीसी कैसे करो, इक्विटी शेयर है तो इक्विटी शेयर में, कैसे कैसे बैंक में, प्रेफरेंस शेयर प्रेफरेंस शेयर, जैसे होगा आप वैसे लिख दो। फिर कॉन्ट्रा आइटम को आप कैंसिल करोगे, है ना। कॉन्ट्रा आइटम का मतलब क्या है, क्रेडिटर का डेटर, फिर बिल्स पेबल का बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। इन सभी को आप क्या बोलते हो, कॉन्ट्रा आइटम। जैसे मान लो बिल्स पेबल का आपको 10,000 पे करना है, रिसीवेबल पर आप 10,000 लेना है, ठीक है, आप आपस में उसको सेटल कर दे रहे हो, तो यहाँ पर क्रेडिटर टू डेटर हो गया। लाइबिलिटी पेमेंट कर रहे हो, संडी लाइबिलिटी टू बैंक अगर कोई नई लाइबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर खर्चों का यहाँ पेमेंट, ठीक है। यहाँ तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो वो मुझको बता सकता है। अब देखोगे आप इसके बाद अपने नोट, गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्या लिखा है, नोट गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑफ सेकेंड एंट्री एंड फोर्थ एंट्री विल बी सेटअप। अगर गुडविल दी है और कैपिटल रिजर्व दोनों दिए, AS14 क्या कहते हैं, आप दोनों सेटल कर लो, एक ही को दिखाओ, है ना। मान लो गुडविल 20,000 की है, कैपिटल रिजर्व 15,000 का है, तो आप क्या करो, गुडविल का अमाउंट 5,000 दिखाओगे, 15,000 15,000 आपस में। अगला देखें, और क्रिएशन ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व, यहां पर ध्यान देने वाली, देखोगे आप क्या कर रहे हो, स्टैट्यूटरी रिजर्व का क्रिएशन कर रहे हो। स्टैट्यूटरी रिजर्व का मतलब क्या होता है, स्पेशल रिजर्व होते हैं। यह एंट्री पास होगी, अमलगमेशन एडजस्टमेंट रिजर्व अकाउंट डेबिटेड रिजर्व, है ना। यहाँ देखेंगे बीइंग रिजर्व, यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, रिजर्व का क्रिएशन कर दिया है, इस बात को आपको
ठीक है। अब स्ट्रेचरी रिजर्व का देखो डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, तो आपस में क्या होंगे, ये आपस में सेटअप होके खत्म हो जाएंगे, है ना। ये आप इसको क्या करोगे, बैलेंस शीट में शो करोगे, प्लस माइनस कर दोगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसका बैलेंस खत्म हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो बता सकता है। देखोगे मैंने नोट लिखा रखा है, जब भी बात करोगे स्ट्रेचरी रिजर्व का, तो हम लोगों ने नाम दिया है स्ट्रेचरी रिजर्व, ठीक है। जरा देखेंगे कौन कौन से वो हैं जिनको आपने स्ट्रेचरी रिजर्व का नाम दिया है। देखेंगे, पहला है आपका पेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, दूसरा एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, तीसरा है हाउसिंग प्रोजेक्ट रिजर्व, चौथा है फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, फिर पांचवा है शिपिंग रिजर्व, छठा है साइट ऑपरेशन रिजर्व, और लास्ट है आपका टी डेवलपमेंट रिजर्व। इसके अलावा भी बहुत सारे रिजर्व हैं, ठीक है ना, लेकिन मैं अभी आपको इतना ही मेंशन। फिर लास्ट एंट्री देखोगे आप अनरियलाइज प्रॉफिट की है। अनरियलाइज प्रॉफिट का मतलब क्या है, देखो क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक हमारी क्या है, करेंट एसेट्स है कि नहीं। जब तक आप क्लोजिंग स्टॉक को बेच नहीं लोगे, उसमें से प्रॉफिट को रियलाइज नहीं कर पाओगे, मतलब उस प्रॉफिट को आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखो, उस प्रॉफिट को रिकवर कब करोगे आप, जब उसको सेल कर लोगे, ठीक है। तो अनसोल्ड स्टॉक पर जो प्रॉफिट का अमाउंट होता है उसमें दैट इज नोन एज अनरियलाइज प्रॉफिट। के लिए आप क्या एंट्री करोगे, जरा यहाँ ध्यान दोगे। गुडविल या पीएल को उठा के डेबिट कर दोगे, स्टॉक रिजर्व अकाउंट, किंग स्टॉक रिजर्व, ठीक है। तो ये पूरी आपकी 7-8 एंट्रियां हैं, आप इसको एक बार पढ़ें और समझें, ठीक है। के बाद हम लोग आ जाएंगे अपने, ठीक है, जिसका नाम है, ध्यान रखोगे सभी लोग, आज की जो हम लोग बात करेंगे वो केवल इतने करेंगे। जब आज आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लोगे, सबसे टफ चैप्टर माना जाता है आपके यहाँ से, ठीक है, तो मेथड में आप लोग एंट्री कर लेंगे, फिर एंट्री को आप पढ़ लोगे, तो जब कल मैं आपसे आपकी क्लास लूंगा तो उसमें देखना दो, इस एंट्री में और अगले मेथड की एंट्री डिफरेंस क्या है, बातों को तक के लिए